सुमित एक अमीर लड़का था। वह रोज स्कूल एक कार में आया करता था। उसको अपने अमीर होने पर घमंड था। वहीं दूसरी तरफ एक राजू नाम का लड़का था। वो गरीब था जो अपने पिता के साथ रिक्शे में आया करता था। सुमित हमेशा उस गरीब राजू को उसकी गरीबी के लिए चिढ़ाया करता था। राजू, तुम कितने गरीब हो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। और मुझे देखो, मैं तो हमेशा गाड़ी में आता हूँ, तुम तो रिक्शे में आते हो, जिसमें धूप भी लगती है। बारिश के टाइम पर तुम्हें कितनी परेशानी होती है, तुम तो बारिश में भीग भी जाते हो। कोई बात नहीं सुमित, हम गरीब ही सही, पर मुझे मेरा रिक्शा ही अच्छा लगता है। एक दिन सुमित अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, तुम अपनी गाड़ी को सही से नहीं रखते हो, देखो कितनी गंदी होती जा रही है, मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं कल ही इस गाड़ी को अच्छी तरह से साफ कर लूंगा। तभी रास्ते में उसे अपने एक क्लास का गरीब लड़का मिलता है। सुमित, अगर तू स्कूल की तरफ जा रहा है तो रुक जा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, दोनों ही साथ चलेंगे। सुमित बेमन से उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और स्कूल पहुँच जाता है। जब वह वापस आता है तो वह अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी गाड़ी में आकर बैठे, वो मेरे लेवल का नहीं है। उसके पापा मेरे पापा के बराबर के बिजनेसमैन नहीं है, इसीलिए तुम इसे घर जाकर अच्छी तरह से साफ कर लेना और ये सीट भी बदल देना। पता नहीं इतने छोटे लोग मेरी सीट पर कैसे बैठ जाते हैं। ठीक है मालिक। वह गाड़ी को ठीक कर लेता है और साफ भी करवा देता है। घर जाकर सुमित अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, आज वो नरेश मिला था, जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने गाड़ी की सीट ही बदलवा दी। तुमने तो ये बहुत अच्छा किया, इन लोगों से दूरी बनाकर ही रखा करो, वो हमारे लेवल के नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजू अपने घर में अपने पापा से कहता है, पापा, आप हमारे लिए कितना काम करते हो, हमें पढ़ाते लिखाते हो, स्कूल भेजते हो। हाँ बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो करते हैं। तुम पढ़ लिख जाओगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, पर कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने देना। हमें दूसरों की मदद करना यही सच्ची इंसानियत है। पर पापा, कुछ लोग तो इतने अमीर होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हाँ, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, पर उन्हें उस चीज की कदर भी नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब। ठीक है पापा, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। एक बार सुमित अपनी मोटर कार में स्कूल जा रहा था, तभी राजू भी अपने रिक्शे में स्कूल जा रहा था। सुमित को राजू को देखकर गुस्सा आया कि एक गरीब लड़का उसके बराबर में चल रहा है। सुमित ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, जरा गाड़ी तेज चलाओ, और तेज चलाओ। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर देता है। तभी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। सुमित को चोट लगती है और उसके सिर से बहुत खून बहने लग जाता है। तभी राजू घटना स्थल पर अपने रिक्शे द्वारा पहुंच जाता है। सुमित, उठो, ये क्या हो गया? अरे, तुम्हारे सिर से तो खून निकल रहा है। राजू, मुझे बचा लो। राजू ड्राइवर के साथ सुमित को उठाता है और अपनी रिक्शा में बैठाता है और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाता है। राजू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, सुमित को बचा लो, इसके सर पर चोट लगी है। अरे, ये तो एक्सीडेंट केस है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पर तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, मैं उसका भाई हूँ, इसका एक्सीडेंट हो गया था, पुलिस को बाद में इन्फॉर्म करना, पहले आप इसका इलाज करिए, पुलिस को मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना इलाज नहीं कर सकता। एक मरीज दर्द से तड़प रहा है और तुम्हें पुलिस की पड़ी है। अगर इसको कुछ हो गया तो पुलिस उसको वापस ला सकेगी? मैं पूछता हूँ, एक डॉक्टर होने का क्या फर्ज है? पुलिस अपना फर्ज तो बाद में भी निभा सकती है, आप अपना फर्ज निभाइए। डॉक्टर राजू की बात सुनकर सुमित का इलाज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर राजू सुमित के घर फोन पर उसके एक्सीडेंट की बात बता देता है, जिसकी वजह से सुमित के घर वाले हॉस्पिटल आ जाते हैं। सुमित को कुछ घंटे बाद होश आ जाता है। बेटा, कैसा है तू? अब कैसा महसूस हो रहा है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? शायद इस छोटे लड़के राजू के कारण हुआ होगा। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। इसने गाड़ी देखी होगी और अपनी हरकत शुरू कर दी होगी। नहीं माँ, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ राजू के कारण। अगर ये ना होता तो मैं वहाँ पर खून में लथपथ पड़ा हुआ होता। इसने अपने रिक्शे में मुझे समय पर अस्पताल पहुँचाया और मेरी जान बचाई। यहाँ तक कि ये मेरे लिए
डॉक्टर से भी लड़ पड़ा। राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ कहा। आज मेरे बेटे की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है। तुमने अमीरी गरीबी का रिश्ता ना रखकर एक इंसानियत का रिश्ता रखा, और मैंने हमेशा अमीरी गरीबी का रिश्ता रखा। मुझे माफ कर दो राजू। हाँ राजू, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। हमेशा हमने तुम्हारे सामने तुम्हारी गरीबी का एहसास दिलाया और अपनी अमीरी का घमंड किया। आज हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं समझ चुका हूँ कि अमीरी गरीबी से बड़ी इंसानियत होती है। तुमने इंसानियत के नाते मेरी जान बचाई। तुम चाहते तो मेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण मेरी जान भी ना बचाते और मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजू। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया है, अमीरी गरीबी नहीं सिखाई। अमीरी गरीबी तो अपने नसीब से होती है, पर इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंसानियत के बलबूते पर ही इंसान बड़ा और छोटा होता है। अब राजू और सुमित बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक साथ स्कूल जाते और एक साथ ही रहा करते थे। अब उन दोनों के बीच में अमीरी गरीबी का भेद नहीं था। वो अमीरी गरीबी भूलकर दोस्ती का रिश्ता रखते थे। सुरेश एक मजदूर है और कांताबाई भी घरों में काम करने जाती है। दोनों बच्चे के लिए ही बच्चे को अकेले घर पर छोड़कर जाते हैं। वह घर के बाहर ही मिट्टी में खेलता रहता है। एक दिन अमित को बुखार आ गया। कांताबाई काम पर जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे अमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तो अमित का बदन जल रहा होता है। अरे, मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत गुस्सा होंगी। मैं बच्चे को दवाई देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था कि आज काम पर आना बहुत जरूरी है। एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। कांता मेम साहब को कॉल करती है। मेम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कांता, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन रोज रोज ये ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और नहीं करनी तो भी आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे देती हूँ। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कांताबाई बेटे की भूख के लिए ही बेटे को बुखार में तपता हुआ छोड़कर चली जाती है। कांताबाई काम पर जा चुकी है और तब मेम साहब उसके पास आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है या तेरा छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी। आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं कांताबाई, आज किसी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे रवि को जुकाम है। आज मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मेम साहब, आज मेरी मजबूरी है। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन ना जाने मेरे बेटे की क्या हालत हो रही होगी। बस अब रोना बंद करो और कपड़े धोना शुरू करो। कांताबाई आंखों में आंसू, मन में उदासी, चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए हुए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मेम साहब अपने बेटे रवि को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। 18 साल बाद अमित और रवि दोनों बड़े हो गए, लेकिन जब भी अमित की माँ कांताबाई घरों में काम करने जाती तो अमित को बहुत बुरा लगता था। इसलिए अमित पढ़ाई के साथ साथ रात को एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। एक रात को रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब आया और उसने अमित को पहचान लिया। हे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी सर। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत कर। मैंने तुझे पहचान लिया है। जी? अरे तू हमारी काम वाली का बेटा ही तो है, जिसको वर्षों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम अच्छे से करती है। बर्तन, कपड़े और फर्श तो ऐसे चमकाती है जैसे किसी नई दुल्हन का चेहरा चमकता हो। जी। चल कोई नहीं, अब तू वेटर बन गया है, लेकिन अगर कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। आखिर तू मेरी नौकरानी का बेटा जो है। रवि अपने सभी दोस्तों के सामने अमित का खूब मजाक बनाता है, लेकिन अमित खामोश रहता है, क्योंकि रवि ने कुछ भी झूठ नहीं बोला। नौकरानी के बेटे को नौकरानी का बेटा ही तो बोला है। अमित ऐसे ही अपनी जॉब और स्टडी करता रहता है।
रवि रोज रोज पार्टी करता है, ड्रिंक करता है और पढ़ता नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाया और बात करने लगी। कांताबाई भी वही काम कर रही है। रवि, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हो? ओह मम्मा, आप फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी स्टडी कर तो रहा हूँ। ऐसी कैसी स्टडी? तुम्हारे अंदर सारे बुरे गुण आ गए हैं। मम्मा, हम रिच लोग हैं और ये सब शौक होते हैं। आप इनको ऐप मत कहो प्लीज। रवि, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी से इतने प्यार से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ। मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना बिजनेस करूँगा। मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दो। वो देख, काम वाली का बेटा खुद काम करता है और पढ़ता भी है। अपनी माँ का भी कितना ख्याल रखता है। माँ, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी काम वाली का बेटा नहीं हूँ। अब ज्यादा देर मत करो, पैसे दे दो। रवि अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा और दूसरी तरफ अमित और कड़ी मेहनत करने लगा। नतीजा यह हुआ कि अमित ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। अमित ने अपना अच्छा घर बना लिया और माँ के लिए घर, नौकर रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रवि ने कोई बिजनेस नहीं खोला। रवि, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे तूने आज तक कुछ दिखाया क्यों नहीं है? माँ, मुझे और पैसे चाहिए। मैं तुझे 50 लाख दे चुकी हूँ। माँ, जरूरत है, बैंक से लोन ले लो, नहीं तो पहले दिए गए पैसे भी खराब चले जाएंगे। माँ, एक काम करते हैं, घर पर लोन ले लेते हैं। रवि की माँ उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन लेकर सारे पैसे रवि को दे देती है। कुछ दिन बाद उसकी माँ को पता चलता है कि रवि सट्टा खेलता है और उसने सब कुछ सट्टे में बर्बाद कर दिया। और अमित की अपनी एक कंपनी है। उसको अपनी पुरानी बात सोचकर बहुत अफसोस होता है। कांताबाई अपने बेटे के साथ रवि के घर आती है। मेम साहब, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे दिन बदल दिए। लेकिन मेम साहब, ये कहना है कि भगवान कभी किसी को घमंड न कराए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कांताबाई अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है और रवि और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती हैं।